नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे डाइस। डाइस के क्वेश्चन जो होते हैं लगभग हर एग्जाम में आते हैं, आप जानते हैं। और इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो आप सब कर लेते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा आप समय लगाते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। आपके पास जो आदर्श समय है वो 8 से 10 सेकेंड है। इससे ज्यादा अगर आप लगा रहे हैं इसका मतलब आपकी स्टडी में कहीं कमी है, आपकी जानकारी में कहीं कमी है। ठीक है, तो हम लोग डाइस के क्वेश्चन जब करेंगे तो अपना पूरा फोकस कैसे टाइम को मैनेज किया जाए उस पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस, देखिए डाइस जो होता है, सबसे पहले डाइस के हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि वो शकुनी मामा है ना, उसका एक डाइस होता था, कहा जाता है कि वो अपना डाइस लेके चलता था। अब वो डाइस की मैथमेटिक्स क्या है, उसी मैथमेटिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए डाइस जो है दो प्रकार के होते हैं। जो बनावट के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो डाइस है एक तो स्टैंडर्ड डाइस, जिसे मानक पासा बोला जाता है, जिसे मानक पासा बोलते हैं। और एक डाइस है जनरल डाइस, इसे आप सामान्य पासा बोलते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि डाइस होता क्या है। लूडो आप खेलते हैं, लूडो जब आप खेलते हैं तो वहां पर आपने डाइस देखा ही होगा, पासा देखा ही होगा। उसके 6 फेसेस होते हैं, है ना। जैसे ये तो क्यूबाइट है, उसे क्यूब बोलते हैं, जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो सारा बराबर होता है। तो जो डाइस होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी बराबर होती है। ये ऊपर का ये वाला और ये वाला हिस्सा जो होता है वो फेस कहलाता है। तो कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। 6 उसके फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं। जनरली हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है डाइस में कुछ सामान्य सी चीजें आप समझ लीजिए। इसके 3 फेस को आप देख पाते हैं और 3 फेस हिडन रहते हैं जिसे आप देख नहीं पाते हैं। और वो हिडन फेस कौन से होते हैं, जरा इस पे भी चर्चा करिए। कि अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो इसका जो अपोजिट होगा, ये ऊपर का हिस्सा है ना, टॉप है ना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो बॉटम होगा। तो आप इसके अपोजिट को देख नहीं पाएंगे कभी भी। आप या तो फ्रंट देखेंगे, नहीं तो उसका बैक देखेंगे, या तो आप राइट साइड का हिस्सा देखेंगे, नहीं तो लेफ्ट साइड का हिस्सा देखेंगे, या तो आप टॉप देखेंगे, नहीं तो बॉटम देखेंगे। केवल और केवल एक ही हिस्सा दिखाई देगा। दोनों अपोजिट हिस्से, एक दूसरे के जो विपरीत हिस्से हैं, दोनों एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। यहां पर 1 होगा तो इसका अपोजिट नीचे होगा, मुझे नहीं पता क्या है, वो दिखाई नहीं देगा आपको। अगर मैं यहां पर 2 लिख देता हूं तो 2 का अपोजिट आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 का अपोजिट अब कभी 2 नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर मैं यहां पर 3 लिख देता हूं तो 3 का अपोजिट अब कभी 1 और 2 नहीं हो सकता, या 2 का अपोजिट 3 और 1 नहीं हो सकता। समझ गए होंगे बात आप। देखिए यहां पर हमने 2 डाइस की कैटेगरी बनाई है। इसको समझे कि 2 डाइस की जो कैटेगरी है वो क्यों है। देखिए यहां पर स्टैंडर्ड डाइस अगर कहा गया है, मानक पासा कहा गया है, तो इसका एक मात्र मतलब होता है कि इसका रिजल्ट वेल डिफाइंड है, पहले से तय है। क्या है रिजल्ट? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमेशा 1 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 6 होता है। नोटेड डाउन, है ना, नोटबुक लेके बैठिए, अच्छा होगा। 1 के पीछे निश्चित रूप से हमेशा 6 होगा
2 के पीछे निश्चित रूप से हमेशा 5 होगा और 3 के पीछे निश्चित रूप से 4 होगा। इन दोनों का जो एडिशन है, ये दोनों विपरीत है ना, आपस में विपरीत हैं, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इनका जो एडिशन है, योग है, वो हमेशा 7 होना चाहिए। अपोजिट का अगर योग 7 है तो वो कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो अब ये निश्चित हो जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं पर कभी भी 6 नहीं आएगा। ठीक, और ये निश्चित है कि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के पीछे निश्चित है नीचे एकदम बॉटम में 6 आएगा। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो फ्रंट है ना, तो इसके जो बैक साइड में जो वैल्यू होगी वो निश्चित रूप से 5 होगी। अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं तो निश्चित रूप से इधर जो साइड है वहां पर निश्चित रूप से 4 होगा। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा डाइस यहां पर बना देते हैं। यहां पर 1 मैंने रखा और किसी सैंपल में आपको यह दिखाई दे रहा है 6 इसके साथ में, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी सैंपल में अगर 1 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इनका जो योग है वो 7 है। अब ये कभी भी स्टैंडर्ड डाइस हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, ये कभी स्टैंडर्ड डाइस हो ही नहीं सकता। यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो वो कौन सा डाइस है? वो जनरल डाइस होगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, 1 और 6 अगर साथ दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहिए कि 2 और 5 अगर होते, या 4 और 3 अगर होते, तो वो स्टैंडर्ड डाइस हमारा नहीं होता। वो कौन सा डाइस होता? सामान्य पासा या जनरल डाइस होता, अगर ये दोनों साथ में उपस्थित होते तो। ठीक है, अब इनका प्रश्नों में क्या रोल है, हम लोग जब प्रश्न करेंगे तो उसको देखेंगे। एक सामान्य सी बात है, हम लोग को स्टार्ट करना था, हम लोगों ने कर लिया। यहां पर देखिए, अगर वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो वो कौन सा डाइस है? सामान्य, मींस जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, अपने पास कुछ रूल है। किताबों में ढेर सारे रूल्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोग 2 ही रूल पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा, बाकी तो प्रैक्टिस है। इसे भी मिटा देता हूं। अभी हम लोग ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन पे फिर स्टैंडर्ड डाइस की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज और स्टैंडर्ड डाइस में आप नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, कभी भी 1, 2 या 3 सैंपल को देखते हुए स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस की कैटेगरी आप नहीं बनाएंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस भी दिखाई देता है तो आप उसे जनरल डाइस की तरह ही ट्रीट करिएगा, अगर 1 सैंपल, 2 सैंपल या 3 सैंपल दिखाई देते हैं। सैंपल्स क्या होते हैं? रेंडमली फेंकते हैं, तो कभी एक बार कुछ आया, एक बार कुछ आया, एक बार कुछ आया, उसको हम सैंपल्स बोलते हैं। तो 4 सैंपल जब तक नहीं आते हैं तब तक आप ये दोनों कैटेगरी नहीं बनाएंगे। उसे कैसे ट्रीट करेंगे? ये वैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा जैसे जनरल डाइस के प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, मतलब हमें पढ़ना क्या है? जनरल डाइस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर स्टैंडर्ड डाइस को हम थोड़ा पॉज दे रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, पॉज दे रहे हैं। रूल्स ऑफ कॉमन, रूल्स ऑफ कॉमन। पहला रूल है आपके पास, लिख लो, पहला रूल है आपके पास रूल्स ऑफ कॉमन। रूल्स ऑफ कॉमन क्या कहता है, जरा इसको हम लोग समझ लीजिए। 2 डाइस आपके पास है,
दो सैंपल हैं, दो डाइस नहीं है, डाइस तो एक ही है, इसके दो सैंपल हैं। तो दो सैंपल में, हाँ ये कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो रूल्स ऑफ कॉमन हमारा कहता है कि अगर यहां पर 4 है, 3 है, 1 है, 4 है, 3 है और 2 है। जरा समझिए, रूल्स ऑफ कॉमन तब हम यूज करते हैं जब किसी भी पासे के जो रैंडमली फेंके हुए दो सैंपल्स हैं, इनमें से दो फेसेस कॉमन होते हैं। दो फेसेस अगर कॉमन निकल के आते हैं, 4 और 3 देखिए कॉमन है ना, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। तो जब ये दोनों फेसेस कॉमन होते हैं तो जो तीसरा फेस होता है ये निश्चित रूप से इस तीसरे फेस से अपोजिट पाया जाएगा। ठीक है, समझिए, दो फेसेस कॉमन है दोनों सिंपल्स में, देन जो तीसरा फेस होता है, थर्ड फेस है, एग्जैक्टली अपोजिट टू अनदर थर्ड फेस। ठीक है, जो दूसरा सैंपल होता है उसके थर्ड फेस का विपरीत होता है। एक रिजल्ट ये निश्चित दे देता है। कितने रिजल्ट पाता है, या एक रिजल्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया होगा, दो फेस कॉमन है, तीसरा फेस निश्चित रूप से अपोजिट होता है। चलिए अब हम आते हैं रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसे मिटा दूं। रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हाँ जी, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, रूल्स का जो नाम है वो हिंदी में हो इंग्लिश में, करना क्या है चीज आप समझ गए, है ना। और मेरा तो मानना ये है कि ये जितने भी रूल है वो हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। धीमे धीमे हम लोग आपको रूल पहले पढ़ाएंगे और रूल से फिर धीरे से बाहर हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे तो रूल का कुछ यूज नहीं करेंगे, 8 से 10 सेकंड में करेंगे कैसे, है ना। तो आप बने रहिए और देखते रहिए कि यहां पर हो क्या रहा है ना। और निश्चित रूप से अगर पूरा वीडियो आप एक बार देख लेते हैं और एक समझदारी के साथ देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि डाइस के क्वेश्चन लाइफ में कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, है ना। और पूरी रीजनिंग में आप बने रहेंगे तो रीजनिंग आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक विषय के रूप में हम कैसे एक रीजनिंग को रखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, तो आपका जो व्यू है वो एक विषय के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जनरली इसे लोग सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, ऐसे ही हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर आप इसे सब्जेक्ट समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए देखिए दो सैंपल फिर बनाया। दो सैंपल में क्या है, अब जरा समझिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, इसमें 2 है ना, और 6 है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों सैंपल्स में एक ही पासे के दो सैंपल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, घूर्णन का नियम हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आप किसी भी एक फेस को जो कॉमन होता है, देखिए इसमें केवल एक ही फेस है जो कॉमन है। कौन सा है वो, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, वो कौन सा फेस है, 2 है, यहां पर भी 2 है। तो किसी भी आपने एक फेस जो कॉमन है उसे कैच किया, पकड़ा और यहां पर लिख लिया 2।
इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा। कैसे रोटेट करना है? क्लॉकवाइज इसको रोटेशन देना है, मीन्स 2 के बाद आएगा 1, फिर इसके बाद आएगा 6, फिर इसके बाद 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 4, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 4। ठीक है, तो आपने जब इसे रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने ऐसे है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक को क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो दूसरे को एंटी क्लॉक रोटेट करा दिया, नहीं, दोनों का कैसे करना है? एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, मींस 2 क्लॉकवाइज 6। क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी की दिशा में 2 के बाद ये 3 और 3 के बाद 4। देखिए घड़ी की दिशा में, ऐसे नहीं, तो 3 and 4 मींस, अब यहां पर रिजल्ट देखिए कितना क्लियर है। 6 एग्जैक्टली अपोजिट टू 4, 6 4 का विपरीत होगा। 1 एग्जैक्टली अपोजिट टू 3, है ना, 1 3 के विपरीत होगा। और बचा हुआ क्या है? वो आपके सामने बचा हुआ है वो 5, इट मींस 5 एग्जैक्टली अपोजिट टू 2। ठीक है, तो आपके सामने ये रिजल्ट्स रखे गए हैं, 2 के पीछे 5, 1 के पीछे 3 और 6 के पीछे 4। देखिए जो रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन है यह आपको डाइस का कंप्लीट रिजल्ट दे देता है, रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो प्रायोरिटी में यही रहेगा, लेकिन अब प्रायोरिटी कैसे तय होगा? ये क्वेश्चंस पे तय होगा, क्योंकि मान लीजिए प्रायोरिटी में आपने इसको तय कर लिया तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, रोटेट कर रहे हो सकता है कि उस क्वेश्चन में हम रूल्स ऑफ कॉमन अप्लाई करके रिजल्ट फटाक से ले रहे हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा है और हम प्रायोरिटी कैसे निश्चित करेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग प्रायोरिटी कैसे निश्चित करेंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चंस पे हम आपको लेके चलते हैं और 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बात और आपको समझ में आ जाए। यहां पर 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं और आप इसे करिएगा। क्वेश्चन करने के पीछे आपका रीजन क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए कि कैसे हम कम समय में क्वेश्चंस को कर लें, खासकर डाइस के प्रश्न को। और इसको करने के लिए एकदम जरूरी है कि कैसे डायरेक्शनल बने रहें क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले रूल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जरूरी नहीं है, अभी आपको रूल्स आइडेंटिफाई करना बिल्कुल जरूरी है। यहां पर देखिए कह रहा है कि 5 का अपोजिट बताना है पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में 4 का, फिर तीसरे प्रश्न में 6 का और चौथे प्रश्न में 1 का एग्जैक्टली अपोजिट बताना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 5 का एग्जैक्टली अपोजिट निकालने के लिए देखिए यहां पर कॉमन क्या है। देखिए कौन सा रूल लगेगा? रूल्स ऑफ कॉमन। रूल्स ऑफ कॉमन क्यों? क्योंकि 2 फेसेस कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो 5 का जो अपोजिट होगा वो निश्चित रूप से 4 होगा, रूल्स ऑफ कॉमन से। समझ गए होंगे? अगर आपने पीछे से स्टार्ट किया है देखना तो आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। यहां पर 4 पे आ जाइए, 4 का अपोजिट बताना है सेकेंड क्वेश्चन में, 4 3 1 4 6 3। इसका मतलब यहां पर कॉमन क्या है? आपका 4 है और 3 है, रूल्स ऑफ कॉमन लग सकता है। 1 का एग्जैक्टली अपोजिट टू 6, बट यहां पर आपसे 1 का अपोजिट नहीं पूछा है, आपका क्या पूछा है अपोजिट? 4 का अपोजिट बताना है। हाँ जी, तो यहां एक दिमाग लगाइए कि आपने इनिशियल जो डाइस पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि 4 जिसे आपको निकालना है उसे कैच करिए। कहां है 4? हाँ जी यहां भी है, हम इससे पहले कैच करेंगे। 4 का अपोजिट तो कभी भी 3 और 1 तो नहीं हो सकते ना, एलिमिनेट हो गया, अब वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एडजेसेंट फेसेस पे हैं। पक्का? चलिए यहां भी देखिए 6 और 3 नहीं हो सकते, 6 और 3 भी नहीं हो सकते, तो आपके पास 2 फेसेस बचे हुए हैं जो अभी यहां पर डिजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो डिजिट हैं
2 एंड 5। इसका मतलब कि इसका अपोजिट जो होगा वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा। आप डेफिनेट नहीं हैं कि वो 2 होगा या 5 होगा। इसी तरह से हम इसमें आते हैं कि 6 का अपोजिट क्या होगा। तो 6 का अपोजिट आपको देखना हो तो यहां पर देखिए पहले कितने फेसेस कॉमन हैं, 1 है, 2 है, 3 है, बिल्कुल 1, देखिए सेम एज 1 है ना, 1 ही कॉमन है। और आपको 6 का अपोजिट बताना है तो रोटेट कर दो ना, कितना आसान है। 1 को रोटेट करेंगे आप तो यहां पर बनेगा 2 और यहां पर बनेगा 3 और यहां पर बनेगा 1, फिर इसको बनेगा 6 और ये बनेगा 5। इसका मतलब 2 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 6। दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से यहां आ जाइए, चौथे प्रश्न में देख लेते हैं। 1 का विपरीत बताना है, 1 का विपरीत बताना है कि क्या होगा। तो यहां पर भी देखिए 3 है, 5 है क्या, कहीं नहीं, केवल कॉमन है 3। इसका मतलब यहां भी रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगेगा। 3 के रिस्पेक्ट में आप रोटेट कर देंगे तो 1 होगा, 5 होगा, एंड इसके 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर आपका 4 होगा और फिर ये 2 होगा। और आपसे पूछा है 1 तो 1 का एग्जैक्टली अपोजिट होगा 4। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहां पर सी। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब हम लोग चलते हैं कि जब यहां पर 4 सैंपल दिए हो तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। चलिए, यहां पर 3 क्वेश्चन हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो और मजबूत हो जाएंगे। मुझे लगता है कि डाइस यहां पर आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, खत्म भी हो जाएगा। यहां पर जरा समझिएगा कि 6 का विपरीत बताना है 5वें प्रश्न में, 6ठे प्रश्न में 3 का विपरीत और 7वें प्रश्न में 6 का विपरीत बताना है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि यहां पर 4 सैंपल दिए हैं, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, 2 कैटेगरी बताई थी, एक स्टैंडर्ड डाइस की और एक जनरल डाइस की। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस बताते वक्त ये बताया था कि देखो स्टैंडर्ड डाइस में रिजल्ट तो फिक्स होता है, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 4 के पीछे 3। और स्टैंडर्ड डाइस कब होता है कि जब 4 सैंपल अगर आपके पास हैं तो आप कैटेगरी बनाएंगे और उस कैटेगरी में ये देखिए कि क्या कहीं 1 के साथ 6 आया है, 2 के साथ 5 आया है और 3 के साथ 4 आया है, जो देखिए पूरे डाइस में कहीं नहीं होगा। 1 के साथ 6 नहीं होगा, 2 के साथ 5 भी नहीं होगा और 3 के साथ 4 भी नहीं होगा। और जब ऐसा है तो निश्चित रूप से 6 का जो अपोजिट है वो 1 ही होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस था। ठीक है, इसका मतलब 6 का जो अपोजिट है वो 1 होगा। इसी तरह से हम लोग 6ठे प्रश्न में आ जाएं। 6ठे प्रश्न में जब आते हैं तो ये पाते हैं कि 3 का अपोजिट बताना है। तो बताओ भाई, अब इसमें भी आप वही चेक करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है जनरल डाइस। तो जब आप चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें भी 1 के पीछे 6 नहीं आ रहा है और 4 के पीछे 3 भी नहीं है, लेकिन 2 के साथ 5 है। इसका मतलब कहीं भी ये रूल अवॉइड हुआ, मींस 2 के साथ 5, अब ये कभी अपोजिट नहीं हो सकता ना। तो जब अपोजिट नहीं है तो ये जाहिर सी बात है जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के साथ ट्रीटमेंट वैसे ही करना चाहिए जैसे आप रूल्स लगाते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या लगाएंगे आप, जरा समझ लीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है 3, तो जिसे पूछा जाता है उसे आप सर्च करिए कि वो कहां पर है। तो आपने सर्च किया कि 3 यहां पर है। ठीक है, तो आपने सर्च किया कि 3 यहां पर है और इसके साथ क्या है, 6 और 5 है। तो 3 और कहीं तो है नहीं, तो निश्चित है इसके साथ जो होगा उसके साथ रूल्स ऑफ कॉमन आप लगा सकते हैं। तो 6 और 5 यहां देखिए अवेलेबल होगा, 6 और 5। इसका मतलब 6 और 5 में रूल्स ऑफ कॉमन कहता है कि 4 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 3। रूल्स ऑफ कॉमन याद है ना, भूलना बिल्कुल नहीं है, रूल्स यहां पर देखिए। ठीक है, तो 4 और 3 कॉमन होगा, मींस इसका अपोजिट होगा वो 4 होगा। ऑप्शन शायद नहीं रखे हैं, रख दीजिए, कोई बात नहीं, मैं भूल गया होगा लिखना। यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए और ये 3 तो होगा नहीं क्योंकि वो तो इसमें दिया है, 6 रख दीजिए और यहाँ पर 2 रख दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा 4। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग 7वें प्रश्न में जो है वो 6 का अपोजिट बताने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए कुछ लोग इसमें रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, रूल्स ऑफ कॉमन कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी लगाएंगे आप टाइम वेस्ट करेंगे।
दूसरी चीज कि यहां पर आप रूल स्टैंडर्ड तो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि दिख रहा है 4 और 3 एक साथ है, तो स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो जनरल डाइस है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा है लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों? आप ढूंढिए कि 6 कहां पर है। आपको मैंने बोला ना पहले, ढूंढिए वो 6 कहां पर है। हाँ जी, तो देखिए यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। जब कहीं पर 6 नहीं है, नोटेड डाउन, या जो डाइस जो पूछा गया है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है ना। दिखता जरूर टफ है लेकिन बहुत आसान होता है। इसलिए आसान होता है कि वो जब 6 नहीं है तो जो इसका अपोजिट होगा वो हर महफिल में आया होगा, हर डाइस के पास अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो वो अपने अपोजिट को, वो 6 को आने नहीं दे रहा, उसका अपोजिट हर जगह आया होगा। मींस इसमें भी देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, वही 6 को ऊपर कहीं आने ही नहीं दे रहा। इसका मतलब हुआ कि 6 एग्जैक्टली अपोजिट टू 3, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा प्रश्न और हम लोग करेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि इसमें स्टार का अपोजिट क्या होगा ये बताना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 को ढूंढना होगा कि स्टार कहां कहां है। स्टार स्टार स्टार, ठीक है, 3 सैंपल्स में स्टार पड़े हुए हैं, इसका मतलब वहां तो उसका अपोजिट हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब कि स्टार का जो अपोजिट होगा वो प्लस, ये प्लस या नहीं तो डॉलर, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। तो प्लस और डॉलर भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो अपोजिट है वो 8 ही होगा, क्योंकि प्लस और डॉलर तो यहाँ पड़ा है, तो इसका अपोजिट हो नहीं सकता। इसका मतलब स्टार का जो अपोजिट है वो आपका क्या है, 8 है। देखिए मैं यहाँ पर कोई रूल नहीं लगाया है ना, लेकिन आपसी समझ है हम लोगों की क्वेश्चन को देखते हुए, तो हम कोई भी रूल अवॉइड करके भी आंसर ले सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी गहराई से समझे हैं, है ना। तो फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार जाइए फिर पूरा वीडियो देखिए और ये बात आपको समझ में आ जाएगी जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्न को करेंगे कैसे। प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या होगा, वहां पर डिजिट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, कौन सा डिजिट यहां पर होगा, कौन सा अल्फाबेट यहां पर होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क यहां पर है, इसके साथ दो कौन कौन से हैं, डी और एम। अच्छा, और डी और एम कहां पर हैं, डी और एम यहां पर है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप कह सकते हैं कि यहां मैं एस भी रख सकता हूं तो हो जाएगा, मान लिया एस भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी ऊपर आपका है और यहां पर डी नीचे है। इसका मतलब एक बार टॉर्क डेवलप हुआ है तो आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि रूल्स ऑफ कॉमन से कह रहे हैं आप कि एस का जो भी अपोजिट होगा वही क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा। आपने क्यों, रूल्स ऑफ कॉमन क्या कहता है कि दो फेस कॉमन हो, डजंट मैटर वो कहां पर है, बस कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन है तो एस का अपोजिट यहां पर होगा, है ना। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, अब एस का अपोजिट क्या होगा। तो एस का अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट और थर्ड, इसमें देखिए क्या कोई रूल अप्लाई हो रहा है, हाँ जी। तो यहाँ डी है और यहाँ भी डी है और ये दोनों आप देख सकते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डी को अप्लाई करेंगे तो डी और यहां पर होगा एस और यहां पर होगा एम, ठीक है। अप्लाई किया, डी को करेंगे तो यहां पर होगा यू और यहां पर होगा आपका वाई, ठीक है। इसका मतलब एस का जो अपोजिट है वो यू है, ठीक है। और एस का अपोजिट अगर यू है तो इसका जो आंसर होगा कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, वो आपका यू होगा, ठीक है। तो आप अपने साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल का जो आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलेगी और रीजनिंग को हम लोग यूं ही स्मूथली कवर करेंगे।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डाइस का एक पार्ट पढ़ा है जिसमें कन्वेंशनल डाइस के क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग अनफोल्डेड डाइस या फोल्डेड डाइस जिसको ओपन करके खोलते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाक से इसे सब्सक्राइब करिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं डाइस 2 की वीडियो में। थैंक यू।